राजस्थान के अपवाय तंत्र में हम देखते हैं नदियों के बारे में। जैसे कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, वो कौन सी है? यहाँ पर बनास नदी है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। और ये कौन से पार्ट में बहती है राजस्थान के? ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, ये पूर्वी मैदानी भाग है, इसमें बनास नदी बहती है। नेक्स्ट हम देखें, राजस्थान में पहली बार निम्न में से किस परियोजना में फव्वारा सिंचाई व्यवस्था को अनिवार्य किया गया था? तो फव्वारा सिंचाई परियोजना है यहाँ पर, या फव्वारा सिंचाई व्यवस्था है, इसको कौन सी परियोजना में लागू किया गया था? तो नर्मदा कैनाल परियोजना है, इसमें फव्वारा सिंचाई जो मेथड है, जो व्यवस्था है, उसको यहाँ पर अनिवार्य किया गया था। राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी झील ऐसी है जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो हम यहाँ पर देखें कि जो स्वरूप सागर है, ये राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंदर नहीं आती है। बाकी आना सागर झील आती है, नक्की झील आती है और फतेह सागर झील आती है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर मुख्य सिंचाई परियोजनाएं और सिंचाई सुविधाओं के लिए लाभान्वित जिले हम देखें। जैसे कि पहला दिया हुआ है यहाँ पर कि सिंधु मुख परियोजना है। सिंधु मुख परियोजना से किस किस को लाभ हो रहा है यहाँ पर, या किस किस के लिए काम आ रही है? तो सिंधु मुख परियोजना है यहाँ पर सिंचाई परियोजना, ये हनुमानगढ़ और चूरू के लिए काम आ रही है। जैसे हनुमानगढ़ और चूरू कहाँ है यहाँ पर? सिंधु मुख परियोजना हनुमानगढ़ और चूरू, तो ये है हमारा हनुमानगढ़ राजस्थान के मैप में, और ये है हमारा चूरू। तो इनकी दोनों के लिए जो परियोजना काम आ रही है यहाँ पर, वो आ रही है सिद्ध, यानी कि सिद्धमुख परियोजना। सिद्धमुख परियोजना, इनके सिद्धमुख परियोजना के थ्रू यहाँ पर सिंचाई की जाती है। दूसरी आती है नर्मदा परियोजना। नर्मदा परियोजना से किसे लाभ हो रहा है? तो जालौर और बाड़मेर को यहाँ पर नर्मदा परियोजना से लाभ हो रहा है। तो जालौर और बाड़मेर हम देखते हैं, कहाँ है जालौर बाड़मेर? ये हमारा बाड़मेर है और ये हमारा जालौर है। इन दोनों को जो लाभ हो रहा है, ये हो रहा है नर्मदा परियोजना से। लाभ हो रहा है। तीसरी हम बात करें यहाँ पर जवाई परियोजना की, तो जवाई परियोजना से क्या हो रहा है यहाँ पर? जवाई परियोजना से यहाँ पर जालौर, पाली और जोधपुर को लाभ हो रहा है। जवाई परियोजना से जालौर, पाली और जोधपुर, ये जालौर है, ये पाली है और ये यहाँ पर जोधपुर है। तो जालौर, पाली और जोधपुर से किसे लाभ हो रहा है? जवाई परियोजना को यहाँ पर लाभ हो रहा है। नाम क्या है? जवाई परियोजना। जवाई परियोजना। नेक्स्ट हम देखें जाखम परियोजना है। जाखम परियोजना से किसे लाभ हो रहा है? तो जाखम परियोजना से उदयपुर और प्रतापगढ़ है, इन दोनों को लाभ हो रहा है जाखम परियोजना से। तो ये हमारी उदयपुर और यह प्रतापगढ़, इन दोनों से किसे लाभ हो रहा है? जाखम परियोजना से लाभ हो रहा है। इसमें जाखम परियोजना, उदयपुर और प्रतापगढ़ दोनों से लाभ हो रहा है इसको, जाखम परियोजना को। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर राजस्थान की कौन सी नदी है जो सर्वाधिक जिलों से होकर बहती है? तो सर्वाधिक जिलों से होकर जो राजस्थान की नदी बहती है यहाँ पर, वो है चंबल। ये चंबल नदी है जो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से होकर बहती है। मेड़ा नदी की घाटी में पाए जाते हैं। मेड़ा नदी की घाटी में क्या पाए जाते हैं यहाँ पर? तो मेड़ा नदी की घाटी है, इसमें यहाँ पर वरखान पाए जाते हैं। मेड़ा नदी की घाटी में क्या पाए जाते हैं? वरखान, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखें, मेरी नदियां दे रखी हैं, काली सिंध है, घग्गर है, पार्वती है और कोठारी है। तो इनके उद्गम स्थान की बात करें हम, इनका उद्गम स्थान कहाँ कहाँ पर है? तो काली सिंध है, इस नदी का उद्गम स्थान है यहाँ पर, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, वांगली गांव देवास में है काली सिंध का। कहाँ पर? वांगली गांव देवास, मध्य प्रदेश में। दूसरी है हमारी घग्गर नदी,
घग्गर नदी का जो उद्गम स्थान है ये है कालका की पहाड़ी, शिमला हिमाचल प्रदेश में है घग्गर नदी का उद्गम स्थान। पार्वती नदी की बात करें, पार्वती नदी का उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत, मध्य प्रदेश में है पार्वती नदी का उद्गम स्थान। और कोठारी नदी की बात करें, कोठारी देवास उदयपुर में, राजस्थान में ही इसका उद्गम स्थान है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि यहाँ पर हमें सही उत्तर का चयन करना है कि क्या क्या यहाँ पर सही है, क्या क्या यहाँ पर गलत है। तो पहली बात तो, यदि नदी राजस्थान के साथ सबसे अधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है तो कौन सी नदी है जो सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, वो चंबल नदी है। तो चंबल नदी के बारे में स्टेटमेंट दे रखे हैं कि यही वह नदी है जो राजस्थान की सबसे अधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। दूसरा हम बात करें यहाँ पर, जैसे न्यूनतम अवनालिका अपरदन इसी नदी से होता है, ये गलत है, अवनालिका अपरदन इससे ज्यादा होता है। राज्य की सर्वाधिक सतही जल चंबल नदी से प्राप्त होता है, ये बात यहाँ पर सही है, सर्वाधिक सतही जल है वो चंबल नदी से प्राप्त होता है। और चौथा पॉइंट है यहाँ पर, यह चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में प्रवाहित होती है। तो ये 3 जगहों पर प्रवाहित होती है, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में ये प्रवाहित होती है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि ये मानचित्र में दिखाया गया है, इसमें हमें बताना है कि कौन कौन सी नदी है और कुछ किसका उद्गम स्थान कहाँ पर है। जैसे बनास है, यहाँ पर बनास नदी का उद्गम स्थान ये वाला एरिया है बनास, यानी कि डूंगरपुर से ऊपर हमारा उदयपुर वाला एरिया मान सकते हैं। दूसरी नदी है यहाँ पर बनास के बाद में कांतली, बनास के बाद में लूनी नदी है, तो लूनी नदी का उद्गम स्थान इधर है, यहाँ पर ये क्षेत्र है, लूनी नदी का उद्गम स्थान है। तीसरी बात करें यहाँ पर, तीसरी है कांकली, काकनी, काकनी नदी है, काकनी ये नदी है, काकनी का उद्गम स्थान यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि जैसलमेर बाड़मेर वाले एरिया में। और चौथी है कांतली, कांतली नदी है यहाँ पर, जैसे कि ये वाला एरिया है जो राजस्थान का, यहाँ पर हम देखें तो जैसे कि जयपुर वाला एरिया आ जाएगा, ये यहाँ पर कातली नदी बहती है। नेक्स्ट हम देखें, यहाँ पर हमें देखें, इसमें लंबाई के आधार पर, लंबाई के अवरोही क्रम में रखते हुए यहाँ पर सही उत्तर हमें बताना है। लंबाई के अवरोही क्रम में रखते हुए, क्या है लंबाई के अवरोही क्रम में रखते हुए, जैसे कि पहला है सबसे लंबी जो है बनास नदी है, पहले नंबर पर आ जाती है बनास नदी, दूसरे नंबर पर आती है घग्गर नदी, तीसरे नंबर पर आती है बाणगंगा और चौथे नंबर पर आती है कोठारी नदी। तो ये लंबाई के आधार पर है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे कि हमें बताना है कि कौन सी जगह कहाँ पर है। जैसे पहला है भीमताल, भीमताल कहाँ पर है, भीमताल हमारा बूंदी में है भीमताल। फिर चूलिया जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात की बात करें, चूलिया जो जलप्रपात है ये भैंसरोडगढ़ में है चूलिया जलप्रपात। तीसरा बात करें हम अरणा, अरणा की बात करें तो ये अरणा है हमारा, ये जोधपुर में है अरणा। और चौथा है दमोह, दमोह की बात करें तो दमोह हमारा धौलपुर में है। तो ये हम देख लेते हैं कि भीमताल बूंदी में है, तो बूंदी कहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर हम देखें मैप के अंदर, भीमताल बूंदी में है, तो यहाँ पर है वारा, बूंदी यहाँ पर है, तो ये है भीमताल बूंदी में, भीमताल। दूसरा आ जाता है हमारा चूलिया जलप्रपात है भैंसरोडगढ़ में। अरणा है, अरणा हमारा कहाँ पर पड़ता है, अरणा हमारा जोधपुर में पड़ता है। तो इधर हम देखते हैं जोधपुर कहाँ है, जैसे ये जोधपुर है और जोधपुर में क्या है अरणा, ये जोधपुर में है। और एक अगला आता है हमारा दमोह, दमोह हमारा धौलपुर में है, तो धौलपुर यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है दमोह। तो ये जगहों के नाम है हमने जो देखे। नेक्स्ट हम देखें, यहाँ पर हमें सही उत्तर का चयन करना है, यानी कि सही उत्तर क्या हो सकता है यहाँ पर। चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के महू में विंध्याचल पर्वत की जनापा पहाड़ियों से होता है, क्या ये सही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चंबल नदी का उद्गम स्थान है मध्य प्रदेश के महू में विंध्याचल पर्वत की जनापा पहाड़ियों से होता है, ये सही है। और दूसरा हम देखें यहाँ पर, जैसे कि बनास नदी का उद्गम स्थल है राजसमंद झील में कुंभलगढ़ तहसील की अरावली पर्वतमाला की खमनौर की पहाड़ियों से होता है,
तो बनास नदी का उद्गम स्थान है खमनोर की पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट हम देखें, माही नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में, जैसे कि पार्वती नदी का उद्गम स्थल अरावली की पहाड़ियों से होता है, ये गलत है यहाँ पर। और अगला पॉइंट है, माही नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में, थार जिले के सरदारपुरा के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों से मेहर झील से होता है यहाँ पर। तो विंध्याचल की पर्वत से यहाँ पर चंबल नदी का होता है, लेकिन जनाबाब की पहाड़ियों से होता है यहाँ पर। और जो माही नदी है, माही नदी का यहाँ पर मेहर झील से होता है विंध्याचल की पहाड़ियों में ही। और चंबल का भी यहाँ पर मध्य प्रदेश के महू में होता है, और यहाँ पर माही नदी का भी मध्य प्रदेश में थार जिले के अंदर होता है। नेक्स्ट हम देखें, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले की सीमा को कौन सी नदी बनाती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले की जो सीमा बनाती है वो माही नदी बनाती है। तो हम यहाँ पर देखें डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जैसे कि ये है, ये हमारा है डूंगरपुर और ये हमारा है बांसवाड़ा। तो यहाँ पर जो नदी बहती है ये कौन सी है? माही नदी बहती है, और माही नदी इन राज्यों की सीमा बनाती है। यहाँ पर हम देखें, जैसे कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों की सीमा को कौन सी नदी यहाँ पर अलग करती है? तो ये माही नदी है, यहाँ पर ये इसको अलग करती है। तो माही नदी कहाँ पर है? जैसे कि ये यहाँ पर माही नदी होगी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में। नेक्स्ट हम देखें, नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है, वह कौन सी है? तो जो नदी है अपना जल है खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है, वो कौन सी है? यहाँ पर माही नदी है। जो नदी मध्य प्रदेश से जिसका स्टार्ट होता है और जो अपना जल है खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है, माही नदी है। यहाँ पर हम देखें, जैसे कि कौन सी नदी है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो यहाँ पर हम देखें, जैसे कि कर्क रेखा को जो 2 बार पार करती है वो माही नदी है, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है और वहीं से ये 2 बार पार करती है। नेक्स्ट देखें, किस नदी को वागड़ या काठल की गंगा कहते हैं? तो वागड़ या काठल की गंगा है यहाँ पर माही नदी को ही कहा जाता है, वागड़ या काठल की गंगा। लूनी इसकी सहायक नदियाँ किस प्रदेश से बहती हैं? तो लूनी और इसकी सहायक नदियाँ हैं यहाँ पर, ये गोठवाड़ प्रदेश से बहती हैं। यहाँ पर इन प्रदेशों से बहती हुई दिखाई देती हैं लूनी और इसकी सहायक नदियाँ। किस स्थान पर लूनी नदी का जल मीठा रहता है तथा इस स्थान के बाद इस नदी का जल है खारा हो जाता है? तो बालोतरा तक ये लूनी नदी का जल है मीठा रहता है, बालोतरा बाड़मेर के अंदर है, और उसके बाद में ये खारा हो जाता है। तो बाड़मेर यहाँ पर हम देखें, जैसे कि बाड़मेर है हमारा, तो बाड़मेर में बालोतरा तक लूनी नदी का जल है वो मीठा रहता है, बालोतरा तक, उसके बाद में खारा हो जाता है। नेक्स्ट हम देखें, गगन नदी के पाठ को कहते हैं, गगन नदी के पाठ को हम क्या कहते हैं? तो गंगा नदी के पाठ की हम बात करें यहाँ पर, तो गंगा नदी का पाठ है यहाँ पर क्या कहलाता है? नाली कहलाता है गंगा नदी का पाठ। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली अधिकांश नदियों का जल कहाँ जाता है? तो राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली अधिकांश नदियों का जो पानी है वो कौन सी जगह जाता है? तो ये हमारा बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली जो अधिकांश नदियां हैं उनका पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है। वह नदी जो उदयपुर से निकल करके वीगोद भीलवाड़ा के निकट बनास नदी में मिल जाती है, वह मेनाल नदी से मिलकर के त्रिवेणी संगम बनाती है, वो कौन सी नदी है? उदयपुर से निकलकर भीलवाड़ा के निकट बनास नदी मिलेगी। तो यहाँ पर हम देखें, जैसे कि ये उदयपुर है, उदयपुर से निकल करके ये भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा कहाँ है? ये भीलवाड़ा है। यहाँ पर भीलवाड़ा में बनास नदी मिल जाती है और वहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है। किस जगह पर? मेला नदी से मिलकर के त्रिवेणी संगम बनाती है। तो वो त्रिवेणी संगम कौन कौन सा बनता है? एक तो बनास नदी होगी, एक मेलाल नदी होगी यहाँ पर, और जो उदयपुर और भीलवाड़ा से निकलकर, जो उदयपुर से निकलकर भीलवाड़ा के निकट बनाती है। तो उदयपुर से कौन सी नदी यहाँ पर निकलती है? तो उदयपुर से जो नदी यहाँ पर निकलती है उसकी हम बात करें यहाँ पर, तो वो है वेड़च नदी, जो कि उदयपुर से निकलती है। नेक्स्ट हम करें देखें,
जैसे अ, भीलवाड़ा जिले में किस नदी पर बांध बना करके पेयजल समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है? तो भीलवाड़ा जिले की बात करें, भीलवाड़ा जिले में कौन सी नदी है जिस पर बांध बना करके पेयजल समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है? तो यहाँ पर हम बात करें पेयजल समस्या की, तो पेयजल समस्या की पूर्ति यहाँ पर किसके द्वारा समाधान निकाला जा रहा है? बांध बना करके, कोठारी नदी पर बांध बना करके पेयजल समस्या को यहाँ पर सुधारा जा रहा है। और ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा नदी पर है। डूंगरपुर में स्थित वह स्थान जहाँ पर सोम, माही और जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है। सोम नदी, माही नदी और जाखम त्रिवेणी संगम बनाती है। तो डूंगरपुर में वो जगह कौन सी है? तो वेणेश्वर धाम है जहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है, सोम, माही और जाखम। राजस्थान का वह कौन सा संभाग है जिसमें सर्वाधिक नदियां बहती हैं? तो सर्वाधिक नदियों की अगर बात करें तो कोटा संभाग में यहाँ पर सबसे ज्यादा नदियां राजस्थान में बहती हैं। राजस्थान के भूगर्भ में बहने वाली पानी की निश्चित मार्ग को हम क्या कहते हैं? यानी कि पानी जो जमीन के अंदर बहता है उस भाग को हम क्या कहते हैं? उस भाग को हम कहते हैं शीर। जो पानी के भूगर्भ के अंदर बहता है वो क्या कहलाता है? शीर कहलाता है। नेक्स्ट हम देखें, उत्खात भूमि की बात करें। यहाँ पर उत्खात भूमि है, किस नदी अब्बा क्षेत्र में पाई जाती है? उत्खात भूमि। तो उत्खात भूमि की बात करें, ये चंबल में पाई जाती है उत्खात भूमि। सवाई माधोपुर जिले में ईसा निर्माण है किस नदी पर करवाया गया था? तो यहाँ पर ईसरदा बांध का निर्माण है, ये बनास नदी पर करवाया गया है सवाई माधोपुर जिले में। नेक्स्ट हम देखें, कौन सी नदी व्यास परियोजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो यहाँ पर नदी की बात करें कि कौन सी नदी है जो व्यास परियोजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो यहाँ पर हम देखें, व्यास परियोजना में हमारी रावी नदी आती है, सतलज नदी आती है, व्यास नदी आती है। लेकिन यहाँ पर माही नदी है, ये व्यास परियोजना में शामिल नहीं है। किस बांध को कोटा बांध के नाम से जाना जाता है? तो कोटा बांध की हम बात करें यहाँ पर, तो जवार बांध है, जवार सागर बांध है, इसको हम कोटा बांध के नाम से जानते हैं। बांध का नाम क्या है? जवार सागर बांध है। इसको यहाँ पर कोटा बांध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर हम देखें कोठारी नदी पर मांडलगढ़ कस्बे के निकट भीलवाड़ा जिले में निर्मित बांध है। तो मांडलगढ़ कस्बे के निकट भीलवाड़ा जिले में कौन सा बांध यहाँ पर कोठारी नदी पर बनाया गया है? तो मेजा बांध है यहाँ पर बनाया गया है कोठारी नदी पर, मांडलगढ़ कस्बे के निकट भीलवाड़ा गांव में। नेक्स्ट हम देखें, कौन सी कोटा जिले में संबंधित नहीं है, यानी कोटा जिले से संबंधित नदी परियोजना यहाँ पर नहीं है? तो जैसे कि आहू परियोजना है, ये कोटा जिले से संबंधित है। परवन यहाँ पर कोटा संबंधित है, निमाज यहाँ पर कोटा संबंधित है, पीपलाज यहाँ पर कोटा संबंधित नहीं है। चंबल व उसकी सहायक नदियों के जल से सिंचित राज्य का भूभाग है। तो चंबल और उसकी सहायक नदियों के जल से सिंचित भाग का कौन सा भूभाग है यहाँ पर? तो सिंचित राज्य की बात करें यहाँ पर, चंबल व उसकी सहायक नदियों के अकॉर्डिंग, तो ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है जो कि चंबल और उसकी सहायक नदियों के जल से सिंचित राज्य का भूभाग है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। राज्य में सर्वाधिक जिलों से होकर बहने वाली नदी है। तो सर्वाधिक जिलों से बहने वाली नदी क्या है यहाँ पर? चंबल, बनास और लूणी है। ये राज्य में सर्वाधिक जिलों से होकर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट हम देखें, कौन सी नदी दरियावाद प्रतापगढ़ में प्रभावित होती है? तो प्रतापगढ़ की बात करें यहाँ पर, तो ये यहाँ पर है भैरवी नदी है जो प्रतापगढ़ के दरियावद में प्रवाहित होती है। यहाँ पर है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ में दरियावद में ये नदी प्रवाहित होती है, भैरवी। यानी महाराणा प्रताप भैरव की पूजा करते हैं, यहाँ पर भैरवी नदी प्रवाहित होती है। कोथल क्या है? कोथल की बात करें, कोथल
माही नदी का तटीय भाग है कोतल। तो कोतल क्या है? माही नदी का तटीय भाग है। करौली कस्बे को भद्रावती नदी के पानी की डूब से बचाने हेतु बनाई गई परियोजना का नाम क्या है? तो करौली कस्बे को भद्रावती नदी के पानी की डूब से बचाने हेतु पर जो परियोजना बनाई गई है यहाँ पर, उस परियोजना का नाम क्या है? तो उस परियोजना का यहाँ पर नाम है चूली देह। ये परियोजना है जो करौली कस्बे की को भद्रावती नदी के पानी की डूब से बचाने हेतु बनाई गई है। के ढेर यहाँ पर आ जाते हैं। तो लूनी नदी है, ये जब बहती है तो इसके रास्ते में बालू के ढेर आ जाते हैं, इस वजह से अवरुद्ध हो जाती है। थार मरुस्थल का एकमात्र प्रवाह वैसे निम्न में से किस क्षेत्र में है? तो थार मरुस्थल का एकमात्र प्रवाह वैसन है, कौन से क्षेत्र में है? इसकी हम बात करें तो ये गोड़वाड़ में है। थार मरुस्थल का एकमात्र प्रवाह वैसन। लूनी नदी के किनारे बसा राजस्थान का अंतिम नगर है। तो लूनी नदी के किनारे राजस्थान का अंतिम नगर कौन सा बसा हुआ है? तो यहाँ पर लूनी नदी के किनारे की बात करें तो ये भीनमाल है, जो राजस्थान का अंतिम नगर यहाँ पर बसा हुआ है लूनी नदी के किनारे। निम्न में से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर की तरफ नहीं ले जाती है? कौन सी नदी अपना जल है अरब सागर की तरफ नहीं ले जाती है? तो अरब सागर की बात करें यहाँ पर तो बनास नदी है, ये अपना जल है अरब सागर की तरफ नहीं ले जाती है। राजस्थान की वह एकमात्र नदी जो जैव विविधता होने का दावा करती है। सौंदर्य के बलबूते पर यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल होने का सपना देखती हो, वो है यहाँ पर चंबल नदी। अरावली के पश्चिम में बहने वाली प्रमुख नदी है, ये है यहाँ पर लूनी नदी है जो अरावली के पश्चिम में बहती है। गंगा यमुना दोआब की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो यहाँ पर हम देखें गंगा यमुना दोआब की ओर जो बहने वाली नदियाँ हैं वो है यहाँ पर एक तो बनास काली सिंध कोठारी है जो गंगा यमुना दोआब की ओर बहती है। चंबल खारी और मेजा है जो गंगा यमुना दोआब की तरफ बहती है। और एक मोरेल वाणगंगा और गंभीरी है, ये भी यहाँ पर गंगा यमुना दोआब की तरफ बहती है। नाथद्वारा व सूरतगढ़ नगर क्रम से किन नदियों के तट पर स्थित है? तो नाथद्वारा और सूरतगढ़ की बात करें यहाँ पर तो ये नाथद्वारा है, ये बनास नदी के तट पर है, और सूरतगढ़ है, ये घग्गर नदी के तट पर है। कौन सी नदी रंगाई छपाई उद्योग से अत्यधिक प्रदूषित हो गई है? तो रंगाई छपाई उद्योग से कौन सी नदी यहाँ पर प्रदूषित हो गई है? तो लूनी नदी है, लूनी नदी में रंगाई छपाई का पानी है लूनी नदी में जाता है, जिसकी वजह से ये प्रदूषित हो गई है। अपाय क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का सही आरोही क्रम क्या है? तो सही आरोही क्रम मतलब कि बढ़ता हुआ क्रम। अफवाह क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से हम देखें तो अफवाह क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से यहाँ पर सबसे कम अफवाह क्षेत्र है यहाँ पर माही, यानी कि पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा अफवाह क्षेत्र आ जाता है चंबल का, उसके बाद में लोनी, फिर तीसरी बनास और चौथी यहाँ पर माही। यहाँ पर हम बात करें राजस्थान की झीलों के बारे में, जैसे कि ये टेम्परेचर यहाँ पर पहुँच गया है। टॉक्सिन प्रोडक्शन टेक्स प्लेस in the decaying animal. Files deposit egg on the carcass and which are feed upon the resulting मैंगोल्स। तो ये यहाँ पर टॉक्सिन है, ये मैंगोल्स के कंसंट्रेशन के ऊपर आ जाता है। फिर ये मैंगोल्स को यहाँ पर ये पक्षी खा लेते हैं। टॉक्सिक मैंगोल्स आर इंजेक्टेड इनसाइड दी वर्ड्स। तो ये यहाँ पर इनको खा लेते हैं। तो ये यहाँ पर डेथ एंड एडिशनल carcasses of for toxic production and the toxic mangoes to other birds to lead on। यानी यहाँ पर जैसे कि ये पक्षी मरते हैं इसके अंदर तो और टॉक्सिक निकलते हैं, और टॉक्सिक है यहाँ पर इनको वापस से दोबारा से दूसरे पक्षी यहाँ पर
ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर पक्षी हैं मर रहे हैं सांभर झील के अंदर। तो सांभर झील में नवंबर 2019 के अंदर लगभग 50,000 पक्षियों की मौत हुई। इसका मुख्य कारण था IVRI यानी इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली व बीकानेर के वेटरनरी कॉलेज की रिपोर्ट में कुछ बीमारी को यहाँ पर माना है। यहाँ पर किस बीमारी को माना था जिसकी वजह से इनकी मौत हुई है, तो इसकी हम बात करें यहाँ पर, ये थी एवियन बोटुलिज्म बीमारी थी, जो कि यहाँ पर बरेली व बीकानेर के वेटरनरी कॉलेज की रिपोर्ट में बताया गया है। पक्षियों की मौत के पीछे यहाँ पर एवियन बोटुलिज्म कीटाणु पाए जाने के बाद सांभर से नमक सप्लाई पर रोक लगा दी गई और भारत में 70% नमक का उत्पादन गुजरात में होता है, लेकिन 30% नमक है और उसका एक बड़ा हिस्सा सांभर झील में होता है और यहाँ सालाना कम से कम करीब करीब 25 से 30 लाख टन नमक उत्पादन होता है। और IVRE के निर्देशन के अनुसार, प्रोफेसर राजकुमार सिंह के अनुसार, यह बीमारी है क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म नामक बैक्टीरिया से पक्षियों में फैली है। जांच करने के बाद वैज्ञानिकों के मुताबिक झील में पानी घटने के चलते तटों पर खारापन बढ़ गया। छिछले पानी में सूक्ष्म जीव जैसे कि क्रस्टेशियन और इनवर्टिवेट और प्लैंक्टोस विषैले होकर के मरने लगे। इनको खाते ही यहाँ पर एवियन बोटुलिज्म नाम की बीमारी उत्पन्न हो गई। इससे पक्षियों की सांस फूटने लगी और सड़े हुए शवों में कीड़े पड़ गए, जिन्हें पक्षियों के द्वारा खाने के बाद मौत का आंकड़ा यहाँ पर बढ़ता चला गया। मरने वाले पक्षियों में यहाँ पर प्लोअर, कॉमन कूट, काले पंख वाले स्किल्ट, उत्तरी फावड़े और सुर्ख शेल्ड आदि यहाँ पर शामिल थे। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी सांभर झील में पक्षियों की मौत के मामले की जांच हेतु राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त न्याय मित्र अधिवक्ता का नाम बताना है यहाँ पर। तो न्याय मित्र था, उसका नाम था नितिन जैन था, जिन्होंने यहाँ पर जांच के लिए आदेश दिए थे या जांच के लिए अपील की थी पक्षियों की मौत के मामले में। राजस्थान के साल्ट म्यूजियम की स्थापना की गई। तो साल्ट म्यूजियम की यहाँ पर स्थापना की गई है, वो जगह कौन सी है? सांभर साल्ट लेक पर यहाँ पर साल्ट म्यूजियम की स्थापना की गई है राजस्थान में। सांभर झील को पर्यटन के क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? तो सांभर झील को यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में रामसर साइट के नाम से पुकारा जाता है। की बात करें यहाँ पर, तो सांभर झील है, इसको विश्व की 9 भूमियों में शामिल किया गया है। पान, रेस्टा और क्वार किसके प्रकार हैं यहाँ पर? पान, रेस्टा। तो पान, रेस्टा, क्वार की बात करें, सांभर झील में बनने वाले नमक के प्रकार हैं यहाँ पर पान, रेस्टा और क्वार। नेक्स्ट हम देखें, देखिए कि भारत की कुल नमक उत्पादन का सांभर झील में कितना प्रतिशत उत्पादन होता है? तो सांभर झील की बात करें यहाँ पर 8.7% सांभर झील में भारत में कुल नमक का उत्पादन होता है। शीत ऋतु में सर्वाधिक फ्लेमिंगो किस झील में आते हैं? तो सर्वाधिक फ्लेमिंगो है यहाँ पर शीत ऋतु में किस झील में आते हैं? सांभर झील में यहाँ पर सबसे ज्यादा फ्लेमिंगो आते हैं। पंचपंद्रा झील का नमक राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो पंचपंद्रा की बात करें यहाँ पर, पंचपंद्रा यहाँ पर राजस्थान में कोसिया के नाम से जाना जाता है। पंचपंद्रा झील का नमक है राजस्थान में कोसिया के नाम से जाना जाता है। बाड़मेर में स्थित वह झील जिसमें 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है और जिसमें यहाँ पर खारवाल जाति के लोग परंपरागत तरीके से नमक बनाने का काम करते हैं। तो हमें यहाँ पर उस झाड़ी का नाम बताना है। बाड़मेर में स्थित वह झील जिसमें 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा है और बाड़मेर में है वो झील, और खारवाल जाति के लोग हैं परंपरागत तरीके से यहाँ पर नमक बनाने का काम करते हैं। तो इस झील की हम बात करें तो ये झील है हमारी पंचपंद्रा झील है। 19 अप्रैल 2017 को राजस्थान सरकार ने उदयपुर की कौन सी झील को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया था? तो उदयपुर की झील की बात करें यहाँ पर, तो ये है उदय सागर झील, जिसको यहाँ पर राजस्थान सरकार ने संरक्षित क्षेत्र घोषित किया था 19 अप्रैल 2017 को। घग्गर नदी के किनारे स्थित तलवाड़ा झील राजस्थान की सर्वाधिक नीची झील है। किस जिले में स्थित है ये घग्गर नदी के किनारे तलवाड़ा झील? तो घग्गर नदी की बात करें यहाँ पर, ये है हमारी हनुमानगढ़। घग्गर नदी के किनारे स्थित तलवाड़ा झील है राजस्थान की सर्वाधिक नीची झील है। किस जिले में स्थित है? ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। पिछोला झील के टापू पर जगनिवास महल में स्थित
धोला महल है, इमारत का निर्माण किसने करवाया था? पिछोला झील के टापू पर। तो इसमें जगनिवास महल में धोला महल का निर्माण है यहाँ पर पिछोला झील में, ये किसने करवाया था? तो ये हमारा करवाया था जगत सिंह ने। जो जगत निवास महल है इसमें धोला महल बनवाया था जगत सिंह फर्स्ट और जगत सिंह सेकंड आते हैं, वो जग निवास महल और जग मंदिर बनवाते हैं। तो जग निवास महल के अंदर ही धोला महल यहाँ पर जगत सिंह के द्वारा बनाया जाता है। पिछोला के एक किनारे पर कौन सी हवेली स्थित है जिसका निर्माण 18वीं शताब्दी में ठाकुर अमरचंद बड़वा ने करवाया था? तो कौन सी हवेली है ये पिछोला के किनारे? तो यहाँ पर पिछोला के किनारे हवेली की बात करें हम, जिसका निर्माण यहाँ पर ठाकुर अमरचंद बड़वा के द्वारा करवाया गया था, यह है वागौर की हवेली। फतेह सागर झील को अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? अगर फतेह सागर झील की हम बात करें तो फतेह सागर झील को यहाँ पर एक और नाम है फतेह सागर झील का, देवाली तालाब। तो इसको देवाली तालाब के नाम से भी जाना जाता है, देवाली तालाब के नाम से इसको जाना जाता है। छत्रविलास नामक झील है किस जिले में है? तो छत्रविलास की हम बात करें यहाँ पर कोटा जिले के अंदर है छत्रविलास झील। जैसे हम देखें यहाँ पर कोटा कहाँ है, ये हमारा कोटा है। तो कोटा पर चारों तरफ से छत बनी हुई है, तो छत्रविलास झील हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोटा में है, छत्रविलास झील, विलास झील कोटा में है। नेक्स्ट हम देखें, पुष्कर झील के किनारे 52 घाट बने हुए हैं, जिनमें सबसे बड़ा घाट गांधी घाट है। इस गांधी घाट को हम किस नाम से जानते हैं? तो गांधी घाट को यहाँ पर जनाना या महिला घाट के भी नाम से जाना जाता है। 1809 में मराठा सरदारों के द्वारा किस झील का पुनरुद्धार करवाया गया था? 1809 में यहाँ पर मराठा सरदार के द्वारा पुष्कर झील का निर्माण यहाँ पर या पुनरुद्धार करवाया जाता है 1809 में। 1705 में गुरु ग्रंथ सिंह ने किस झील के पास गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करवाया? तो गुरु ग्रंथ साहिब का यहाँ पर पाठ जो करवाया था ये पुष्कर में करवाया था 1705 में। पुष्कर झील के पास में यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब ने यानी गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ 1705 में करवाया था। महाराणा प्रताप ने किस झील की पाल पर मान सिंह के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया? तो महाराणा प्रताप की यहाँ पर बात करें तो पिछोला झील के किनारे यहाँ पर महाराणा प्रताप है। पिछोला झील के किनारे रात्रि भोज का आयोजन करते हैं महाराणा प्रताप। भारत का पहला अकाल राहत निर्माण कार्य किस झील पर किया गया? तो पहला अकाल राहत कार्य है यहाँ पर राजसमंद झील पर भारत का किया जाता है। अकाल राहत निर्माण कार्य सबसे पहले भारत का राजसमंद झील पर किया गया था। यहाँ पर हमें सही कथन देखना है, जैसे कि पहला कथन है सिलीसीट झील अलवर को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। तो नंदन कानन किस तरीके से कहते हैं यहाँ पर सिलीसीट झील को? जैसे कि हम अलवर देखें राजस्थान में, ये हमारा है अलवर। कौन सी जगह है? ये हमारा अलवर है, ये अलवर है ये। अब इसको यहाँ पर क्या क्या बोलते हैं? अलवर को यहाँ पर बोला जाता है नंदन कानन, नंदन कानन इसको बोला जाता है। और सिलीसीट झील है यहाँ पर अलवर में है। कौन सी झील है? सिलीसीट झील, सिलीसीट झील। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर कायलाना प्रताप सागर झील जोधपुर में राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल का पानी यहाँ पर आता है। तो राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल का पानी है यहाँ पर कायलाना में आता है, ये यहाँ पर सही है। तो कायलाना या प्रताप सागर झील कहाँ पर है? जोधपुर में है। नेक्स्ट हम देखें हाथी चंपा और राम जरोका नक्की झील के पास माउंट आबू पर्वत पर स्थित गुफाएं हैं। तो माउंट आबू पर्वत पर जो स्थित गुफाएं हैं वो कौन सी है यहाँ पर? तो माउंट आबू पर्वत पर जो स्थित गुफाएं हैं ये सब कौन सी जगह है? जैसे हाथी है, माउंट आबू पर्वत पर स्थित गुफा है, चंपा है, राम जरोखा है और नक्की झील है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर सांबर झील जयपुर जिले में स्थित है और भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। तो इसकी हम बात करें कि ये हमारा स्टेटमेंट सही है कि सांबर झील है कहाँ पर है? जयपुर जिले में स्थित है और भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। दूसरी डीडवाना झील में नमक का निर्माण निजी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? देवल कहते हैं। तीसरा है पंचमंद्रा झील में सर्वोच्च कोटि का नमक हमें प्राप्त होता है, जिसमें 98% है सोडियम। जो भी नमक के लिए जरूरी होता है सोडियम क्लोराइड वो यहाँ पर होता है। पंचमंद्रा झील में सर्वोच्च कोटि का नमक हमें प्राप्त होता है।
नेक्स्ट देखें, राजस्थान की सबसे प्राचीन, पवित्र एवं प्राकृतिक झील जिस पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो कौन सी जगह है यहाँ पर? सबसे प्राचीन है तो ये पुष्कर झील है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कि झीलों के बारे में बात करें, कौन सी झील कहाँ पर है। तो जैसे डेवढ़ झील है यहाँ पर। डेवढ़ झील कहाँ पर है? डेवढ़ झील हमारी उदयपुर में है। फाय सागर झील की बात करें, फाय सागर झील है हमारी, वो यहाँ पर अजमेर में है, फाय सागर झील। सिलिसेट झील की बात करें, सिलिसेट झील अलवर में है। और कायलाना झील है यहाँ पर जोधपुर में है। नेक्स्ट हम देखें, वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित हैं। तो राजसमंद पर यहाँ पर राज प्रशस्ति लिखी हुई है, जो 25 संगमरमर पर लिखी हुई है। वह झील जिस पर स्थित नौचौकी की पाल, मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और नौचौकी की पाल है यहाँ पर। तो राजसमंद झील में ही यहाँ पर हम देखें नौचौकी की पाल है। राजसमंद झील में ही 2 टापू हैं, उनमें यहाँ पर एक नौचौकी की पाल है, एक बाबा का बंगला है। तो उनमें यहाँ पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। राजस्थान की सबसे बड़ी अंतः प्रवाह झील कौन सी है? तो अंतः प्रवाह अगर झील की हम बात करें राजस्थान की, तो वो है हमारी जयसमंद झील। वह झील जिसके किनारे रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखित शिलालेख, जो विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है, वो कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है यहाँ पर, जो राजसमंद में है। माउठा या मावट झील स्थित है। माउठा और मावट झील कहाँ पर है? तो माउठा और मावट झील की बात करें यहाँ पर, ये हमारी आमेर में है, माउठा या मावट झील। उदयपुर सौर वेधशाला किस झील पर स्थित है? उदयपुर सौर वेधशाला, तो उदयपुर सौर वेधशाला की बात करें, ये फतेह सागर झील में स्थित है, उदयपुर सौर वेधशाला। जाट शासक राजा सूरजमल के द्वारा निर्मित झील कौन सी है? तो राजा सूरजमल के द्वारा कौन सी झील यहाँ पर बनाई गई है जाट शासक के द्वारा? तो ये यहाँ पर जाट शासक के द्वारा बनाई गई है, वो है सुजान गंगा झील है। सूरजमल द्वारा निर्मित झील है ये, कौन सी झील है? सुजान गंगा झील है, जो सूरजमल द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट हम देखें, चोपड़ा झील किस झील में है, यानी किस जिले के अंदर पड़ती है चोपड़ा झील? ये है पाली के अंदर चोपड़ा झील। नेक्स्ट हम देखें, नाहर राव परिहार ने किस झील के किनारे स्थित अधिकांश घाटों का निर्माण करवाया था? तो यहाँ पर नाहर राव परिवार ने, परिहार है यहाँ पर नाहर राव परिवार, अधिकांश घाटों का निर्माण किसके झील के किनारे करवाया था? पुष्कर झील के किनारे यहाँ पर करवाया था। नेक्स्ट देखें, जैसे कि राष्ट्रीय वन शरणगाह किस झील के समीप बनाया गया है? तो राष्ट्रीय वन शरणगाह है यहाँ पर जैसलमेर झील के किनारे बनाया गया है, राष्ट्रीय वन शरणगाह। प्रीतमपुरी क्या है यहाँ पर? प्रीतमपुरी की बात करें तो प्रीतमपुरी झील है। मोती झील व शाही बांध कहाँ पर है? मोती झील और शाही बांध की बात करें तो ये मोती झील और शाही बांध कहाँ पर है? भरतपुर में है, मोती झील और शाही बांध दोनों ही। काबोद खारे पानी की झील है, यह किस जिले में स्थित है काबोद? तो काबोद यहाँ पर जैसलमेर में स्थित है, जैसे ये हमारा जैसलमेर है। और खारे पानी की झील है मरुस्थल की वजह से। और यहाँ पर क्या है? काबोद है, काबोद, ये खारे पानी की झील है। जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार है? तो जयसमंद झील के पूर्व की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर एक पठार आता है लसाड़िया का पठार, जो जयसमंद झील के पूर्व में है। और ये कहाँ पर पड़ता है लसाड़िया का पठार? जैसे कि प्रतापगढ़ वाले एरिया में पड़ता है, यहाँ पर उदयपुर और प्रतापगढ़ के बीच के वाले एरिया में पड़ता है लसाड़िया का पठार।
काबुल खारे, जैसे हम डूंगरपुर जिले की सबसे बड़ी झील की बात करें, डूंगरपुर जिले में सबसे बड़ी झील कौन सी है? पूंजला झील है, जो कि डूंगरपुर जिले में सबसे बड़ी झील है। जोधपुर की पेयजल व्यवस्था को सुधारने के लिए यहाँ पर एजेंसी फ्रेंचाइज डेवलपमेंट ने ऋण स्वीकृत किया था। इस संस्था का संबंध किस देश से है? तो जोधपुर की ये पेयजल व्यवस्था है, इसको सुधारने के लिए हम क्या करते हैं? एजेंसी फ्रेंचाइज डेवलपमेंट, इसने यहाँ पर ऋण स्वीकृत किया था, तो इस संस्था का संबंध किससे है? इस संस्था के संबंध की बात करें यहाँ पर, तो ये यहाँ पर फ्रांस से है। इस संस्था का संबंध जोधपुर की पेयजल व्यवस्था को सुधारने के लिए एजेंसी फ्रेंचाइज डेवलपमेंट। राजसमंद झील की पाल को बांधने का श्रेय किस लोक देवी को दिया जाता है? तो राजसमंद झील की पाल को बांधने के लिए यहाँ पर घेवर माता को यहाँ पर क्या दिया जाता है? श्रेय दिया जाता है पाल को बांधने के लिए। सर्वप्रताप ने जोधपुर में किस झील का निर्माण करवाया था? तो सर्वप्रताप ने यहाँ पर जोधपुर के अंदर कायलाना झील है, इसका निर्माण करवाया था। वह झील जहाँ संगमरमर के 12 दरवाजे यानी 12 दरी स्थित है संगमरमर के, वो कौन सी झील है? तो 12 दरी कहाँ की प्रसिद्ध है? आना सागर झील की है। यहाँ पर संगमरमर के 12 दरी यानी 12 दरवाजे हैं। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे सिंचाई और सिंचाई परियोजनाओं से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।